Am I audible? Good afternoon. Am I audible? Can anyone comment? Yes. Good afternoon and Jai Hind to all the aspirants, my brothers and sisters. So, thanks for joining us and thanks for your presence. Thanks for watching this video. इस वीडियो में हम ओवरऑल यूपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से तैयारी की जाती है, क्या-क्या बुक्स आपको रेफ़र करने हैं, कैसे आपको पढ़ना है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है और दोनों का एक साथ प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है। उसके बाद इंटरव्यू के स्टेज की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम गायकवाड़ बापू साहेब रतन है। मैं चास विलेज, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा प्राइमरी एजुकेशन हमारे गाँव में ही हुआ, जिला परिषद के मराठी मीडियम के स्कूल में और मेरा 10वीं तक का पढ़ाई भी वही हुआ है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का किया है 3 साल का और मैं बजाज ऑटो और उसके साथ-साथ एल&टी में भी 5 साल मैंने जॉब किया है। जब मैं जॉब जॉब करता था, तो मैंने अपने भाई को पढ़ाया। मेरा भाई अनिरुद्ध गायकवाड़ जो अभी केंद्रीय विद्यालय में टीचर है। 2014 में जब उसकी जॉब लग गई, तो मैंने जॉब छोड़ा और पार्ट टाइम काम करते-करते ही मैंने मेरा बीए और एमए ओपन यूनिवर्सिटी से किया। बीए पब्लिक सर्विसेज में किया है मैंने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी से और एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू से मैंने किया हुआ है। मैंने यूजीसी नीट भी क्वालिफाई किया था इन बिटवीन और 2023 में मैंने पहली बार मेंस लिखा। मेरा मेंस नहीं क्लियर हो पाया था। 24 24 का इंटरव्यू मैंने दिया था और 2025 में फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है। 561 रैंक मुझे मिली है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आईपीएस मिल जाएगा। जब रिजल्ट आया तो मैं मनोबल में था, दिल्ली में था। मैं मनोबल में जॉब करता हूँ, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि मैं मनोबल के काउंसलिंग रूम में ही बैठा हूँ, जहाँ पे हम दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। सो जब रिजल्ट आया तो मैं बच्चों के साथ ही यहाँ पे था और रिजल्ट हमने जब देखा तो एक खुशी की लहर पूरे हमारे कैंपस में थी। बच्चे बहुत खुश थे कि उनका मेंटर ही सिलेक्ट हुआ है, तो एक अलग लेवल का एक हैप्पीनेस था। और उसके बाद फिर जो जीवन में बदलाव आए हैं लास्ट के 1 महीने से मैं देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों से मैं शेयर करूँ और आप लोग भी इसको अनुभव करें अपने जीवन में। और आप अपने प्रिपरेशन में जो भी कुछ समस्या आती है तो आप कभी भी आउटरीच कर सकते हो, कभी भी आ सकते हो हमारे पास, हमें पूछ सकते हो। उनके माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हो एंड मैं हेल्प करने के लिए सबके लिए अवेलेबल हूँ, ये मैं शुरुआत से ही बोल देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एस्पिरेंट्स को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जो अभी इस साल की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो एस्पिरेंट्स होंगे एंड देयर शुड बी सम एस्पिरेंट्स जो 2027 या 28 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका लॉन्ग टर्म प्लान है। जैसे हमारे यहाँ पे हम एडवांस और इंटीग्रेटेड इस तरीके से बैचेस होती है उस टाइप के कि
जिसको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, 2024 का प्रीलिम्स जिसको देना है, उसके लिए हम थोड़ा-सा बाद में बात करते हैं आने वाले टाइम में, इन लाइक 10-15 मिनट के बाद। पहले हम उनकी बात करेंगे जो 2027 के अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? और आपको मैं पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दूँगा, फिर हम कमेंट सेक्शन में से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कॉमन क्वेश्चंस लेंगे और उसको भी हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, आपको एक बहुत अच्छे से एक स्ट्रैटेजी आपको मिले कि आप जिस तरीके से तैयारी में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल हमारे स्टूडेंट्स को देता हूँ कि अगर आपको पुणे से दिल्ली जाना है, तो आपको क्या पता होना ज़रूरी है? सबसे पहले कि पुणे से दिल्ली जाने वाली गाड़ी कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आती है, कहाँ लगती है, उसका टिकट कितना होता है, वो कहाँ से खरीदना है, गाड़ी में बैठने के बाद हमारी सीट कौन-सी है, या रैंडमली आप किसी भी गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी शुरू हो जाती है और उस कंडक्टर को आप पूछते हो क्या, क्या ये गाड़ी दिल्ली जाएगी? तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप कुछ भी काम स्टार्ट करते हो, तो पहले उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चे अभी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो अभी यूपीएससी की तैयारी करना जिनके मन में है, जो आने वाले 1-2 साल में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको मेरा एक एडवाइस है कि सबसे पहला काम आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस अंडरस्टैंड करके लेना है। यूपीएससी का सिलेबस यूपीएससी के एडवर्टाइजमेंट में आता है, यूपीएससी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आपने सिलेबस डाउनलोड किया, आपको पता है कि यूपीएससी की एग्ज़ाम 3 स्टेज में कंडक्ट की जाती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है मेंस के प्रिपरेशन के ऊपर और मेंस के सिलेबस के ऊपर। मेंस में एसे का एक पेपर होता है 250 मार्क्स का, जिसमें 2 एसे आपको लिखने हैं 25 मार्क्स के। 4 जीएस के पेपर होंगे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। ऑप्शनल का एक पेपर होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, और लैंग्वेज के पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं 300 मार्क्स के, जिसमें आपको 25% मार्क्स लाने हैं, मतलब 75 मार्क्स लाने हैं। अगर आप उस पेपर को क्वालिफाई नहीं करते तो आपके बाकी के पेपर चेक नहीं होते हैं, तो लैंग्वेज के पेपर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मेरिट के लिए काउंट नहीं होता, बट मेरिट में जाना होगा तो लैंग्वेज क्वालिफाई करनी पड़ेगी। चलो, सो जीएस 1 की बात करते हैं। जीएस 1 में आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, देन सोसाइटी का सेक्शन आता है एंड ज्योग्राफी का सेक्शन आता है। सोसाइटी की अगर बात करें, सोसाइटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विमेन रिलेटेड इश्यूज, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल फीचर्स, वाटर बॉडीज, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के 90 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड उतने ही क्वेश्चंस 95 मार्क्स के या 100 तक सोसाइटी के सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। तो ये हमारा सिलेबस है जीएस 1 का। अब इस सिलेबस के पॉइंट्स को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके लेना है। आपका इनिशियली पहला काम ये होगा कि आपको उस सिलेबस के पॉइंट्स को अपने हैंडराइटिंग में एक नोटबुक में कहीं न कहीं लिख के रखना है। उसको आपको डेली पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करके लेना है। वो सिलेबस मतलब हमारा एड्रेस है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद आता है, उस सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगी कि कौन से बुक्स रेफर करने हैं। तो उससे पहले हम जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 के भी सिलेबस को ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं। जीएस 2 के सिलेबस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें भी 3 से 4 पार्ट है। पहला पार्ट पॉलिटी का होता है। पॉलिटी में जो आप राज्य घटना या फिर संविधान जिसे बोलते हैं, उसकी स्टडी आपको करनी है। उसमें फिलोसॉफिकल पार्ट होता है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। Then there are some parts like executives, legislature, judiciary, parliaments, parliamentary bodies, parliamentary officers, speaker, deputy speaker, some constitutional bodies, statutory bodies पे क्वेश्चन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन देर इज अनदर पार्ट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस में आपको गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन थर्ड पार्ट इज सोशल जस्टिस एंड फोर्थ वन इज इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन पे आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क के 2, 15 मार्क के 2, ऐसे 50। तो ये करंट अफेयर का पार्ट हो गया इंटरनेशनल रिलेशन का। जीएस 3 के ऐसे 5 से 6 सब टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स, जिसमें 50 मार्क के क्वेश्चन आते हैं।
10 मार्क के दो, 15 मार्क के दो। इकोनॉमिक्स में 6 से 7 थीम्स है। आप अगर सिलेबस देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स में इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर सवाल पूछा जाता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे सवाल पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। देन सेकंड सेक्शन इज एग्रीकल्चर, जिसपे 50 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर में भी सेम एमएसपी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री रिलेटेड जो बाकी के पॉइंट्स है उस पर सवाल पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर इज वेरी इजी टॉपिक अगर आप सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से उसको करके रखते हैं तो। थर्ड सेक्शन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसपे भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। फोर्थ सेक्शन इज एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट मिलके कंबाइन आपके 50 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। डिजास्टर के 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, एनवायरमेंट और डिजास्टर मिल के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो या तो वो 10 मार्क में पूछे जाएंगे या फिर 15 मार्क में पूछे जाएंगे। तो डिजास्टर में भी आपको पता है कि इंडिया में गाइडलाइंस होती है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो 10-12 टाइप के डिजास्टर्स है, तो उसके बारे में आपको पता करना है, उसका डेटा आपको पता होना जरूरी होता है, उसकी डेफिनेशन, मैप, डायग्राम एंड डेटा, उसके इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस आपको लिखने वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। वो आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसमें मैं बता दूंगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ जीएस 3 इज इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच इज लाइक वेरी इजी टू प्रिपेयर और आप अच्छे से उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज इथिक्स, जीएस 4 कहा जाता है। जीएस 4 के बारे में देखा जाए तो जीएस 4 में 8 पॉइंट्स है सिलेबस के और उस 8 पॉइंट्स के ऊपर 13 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 केस स्टडीज उसी 8 पॉइंट के ऊपर पूछी जाती है। जो 8 पॉइंट्स है उसमें इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, values, importance of schools and family and education institution, organizations, then attitude, aptitude, important values of civil servants, probity in governance, इस तरीके के सवाल पॉइंट्स हैं जो डिटेल सिलेबस आप जब डाउनलोड करोगे अपने हाथों से लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं एंड इन पॉइंट्स के ऊपर ही आपको केस स्टडीज लिखनी है, इनके क्वेश्चंस तैयार करने हैं। नेक्स्ट आता है आपको ऑप्शनल। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं। मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर था और पीएसआईआर में पेपर 1 में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, जस्टिस, लिबर्टी, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म के बारे में पढ़ना पड़ता है। पार्ट बी जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ना है। पेपर 2 में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना है, थ्योरी एज वेल एज करंट अफेयर्स। तो पार्ट ए जिसमें थ्योरीज पूछी जाती है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर सवाल आते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सेक्शन होता है उसमें एंड डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ इन इंटरनेशनल रिलेशन, डिफरेंट थ्योरीज, आइडियलिज्म, रियलिज्म के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका एप्लीकेशन जो है पार्ट बी में होगा, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इंडिया एंड इट्स एक्सटेंडेड नेबरहुड, इंडिया एंड मेजर पावर्स, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी and evolving nature of India's foreign policy, various factors in development of foreign policy. Okay, so इस तरीके से ये सिलेबस हमें अंडरस्टैंड करना है। तो ये सिलेबस मैंने इतनी बार पढ़ा था, इतनी बार अंडरस्टैंड करके लिया था कि आपको बताते टाइम भी मैं एकदम आसानी से इजीली मैं बता पा रहा हूँ इतने दिन के बाद भी। तो मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट से मैं एक एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अब इस सेशन के बाद ये सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए अभी तैयारी का सोच रहे हैं। जिन्होंने एक बार मेंस लिखी है या फिर जिन्होंने प्रीलिम्स ऑलरेडी दे रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका सिलेबस अच्छे से अंडरस्टूड होगा। देन हम बात करेंगे एसे की। एसे में 2 एसे आपको लिखने हैं 125 मार्क्स के, और एसे के लिए कोई ऐसा बुक या फिर कुछ ऐसा करने का जरूरत नहीं है। एसे का सबसे बेस्ट सोर्स होता है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टॉपर्स की आंसर कॉपीज। जब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखते हो आपको उसकी थीम्स पता चल जाएगी कि यूपीएससी कौन से थीम्स के ऊपर ऐसे के टॉपिक्स पूछता है। जो मेरा एनालिसिस था, यूपीएससी हमेशा ह्यूमन इमोशंस के ऊपर सवाल पूछता है ऐसे में, जिसमें या तो सैडनेस, सॉरो, हैप्पीनेस के ऊपर सवाल आते हैं। देन यूपीएससी आल्सो आस्क क्वेश्चंस ऑन कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। फॉर एग्जांपल, ऑल दोज वंडर्स आर नॉट लॉस्ट, शिप इज सेफ एट हार्बर बट दैट इज नॉट शिप इज मेड फॉर। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी आस्क। या इस साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइफ शुड बी लिव्ड एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन एंड द बेस्ट लेसन्स ऑफ लाइफ शुड बी लर्न फ्रॉम द बिटर एक्सपीरियंसेस। सो दीज टाइप्स ऑफ एसेस जब आते हैं फिलोसॉफिकल एसेस, तो उसको कैसे लिखना है वो भी हम समझेंगे।
उसकी तैयारी करनी है कैसी, वो भी समझेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप। तो पहला हमारा सेक्शन था सिलेबस को अंडरस्टूड करना। मुझे लगता है कि मैंने सिलेबस को अच्छे से आपको बताया है। नाउ इट इज योर टर्न, गो एंड डाउनलोड द सिलेबस, राइट इन योर हैंड राइटिंग एंड एनालाइज इट। ओके, नेक्स्ट पार्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज प्रिपेयरिंग योर फाउंडेशन। नाउ द फाउंडेशन, और एक होता है किसी भी इमारत को हम बनाते हैं, उसका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तो इमारत स्ट्रांग रहेगी, हमेशा पक्की रहेगी। हमारा फाउंडेशन बनता है हमारे स्टेट बोर्ड्स के बुक्स और एनसीईआरटीज। तो जो बिगिनर्स हैं उन्होंने स्टेट बोर्ड के बुक्स और एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। बट एनसीईआरटीज को, सारे एनसीईआरटीज को पढ़ना है क्या? तो नहीं। ज्योग्राफी की 6th to 12th एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए, वो अंडरस्टैंड करने के लिए है, सिलेबस के पॉइंट्स को समझने के लिए है। उसके बाद आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ने हैं। मैं रेफरेंस बुक भी बता दूंगा कौन से टॉपिक्स के लिए क्या रेफरेंस बुक यूज करना है आपको। जीएस 1 में अगर आर्ट एंड कल्चर की बात है, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर में बस एनसीईआरटीज ही पढ़ा था। एनसीईआरटीज से मैंने नोट्स बनाए थे, अदर देन एनसीईआरटी मैंने कुछ भी बुक नहीं पढ़ा। और मैंने इंटरनेट का यूज करके, गूगल का यूज करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूज करके टॉपिक्स के आंसर तैयार करके रखे थे। तो मुझे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर में बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं बस आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटीज पढ़ा हूँ। आर्ट एंशिएंट एंड मिडावल के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड का बुक पढ़ा था, विच इज वेरी कलरफुल और वेरी इलेबोरेटिव। उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। स्पेक्ट्रम के नोट्स मैंने छोटे छोटे बनाए थे और बाद में मैं बस उसकी समरी रिवाइज करता था। और जो एनेक्चर्स के पेजेस होते हैं लास्ट में स्पेक्ट्रम के 40 पेजेस, उसको मैं हमेशा रीड करता था प्रीलिम्स के लिए भी। मेंस के लिए भी मैंने इतना ही किया है, के लिए भी मैं इतना ही करता था। मेंस के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे मॉडल आंसर्स इसी के बेसिस पे बनाए थे। आप भी ऐसे कर सकते हो कि जो सिलेबस का पॉइंट है उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक जगह पे कंपाइल करके रखने हैं। जैसे आप नोट्स बनाते हो, या फिर आप किसी टॉपर के नोट्स भी रेफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर किसी टॉपर के नोट्स को रेफर करके उसमें रिफॉर्म थोड़ा सा चेंजेस करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि जो भी नोट्स आपका बनेगा, नोट्स के पहले ही पेज में आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के पेस्ट करेंगे, अलग पेपर पे लिख के स्टेपल करेंगे उसको। उससे क्या होगा, उस टॉपिक के सारे पीवाईक्यूज आपके पास है, टॉपिक के 1.5 से 2 पेज के नोट्स आपके पास है। नाउ योर वर्क इज कि जो बने हुए नोट्स है, उस बने हुए नोट्स के आधार पर क्या हम उस सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर पा रहे हैं। उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन सपोज एड्रेस हो गए, 4-5 नहीं हो रहे, तो उसको हमको गूगल पे या फिर किसी बुक में रेफर करके वहां पे ही वो पॉइंट्स ऐड कर देने हैं। उसमें नोट्स में आपके वैल्यू एडिशन भी होता रहेगा। You have to just make sure that each and every question of previous year asked in the previous year, that is being addressed by using your notes. तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो रिवाइज करने लायक हो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एड्रेस करने लायक हो। नोट्स ऐसे ही होने चाहिए, इतने क्रिस्प होने चाहिए। नोट्स इतना बल्कि नहीं करना है कि आप उसको रिवाइज ही ना कर पाओ। कई बार ऐसे होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि हम इनिशियली बहुत बड़े बड़े नोट्स, बल्कि नोट्स बनाते हैं, बट हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते, और रिवीजन नहीं किया तो लाइक हम फेल है। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सिलेबस, writing PYQs in front of it, now your next turn is building your foundation by using NCERT. Now next is like referring the books, जो important books। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया। सोसाइटी के लिए मैंने टॉपर के नोट्स रेफर किए थे। आपको गूगल पे आप किसी भी टॉपर का नाम डाल, उसमें आपको सोसाइटी के नोट्स मिल जाएंगे। सोसाइटी के लिए मैंने कोई बुक रेफर नहीं किया, मैंने नोट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने रिगरसली किया। सोसाइटी में अभी तक जितने भी सवाल पूछे थे 2013 से लेकर 2024 तक, मैंने सारे क्वेश्चंस के गूगल का यूज करके एंड सम बुक्स रेफर करके, जैसे सुन्यास का एक बुक होता है, वो सारे बुक्स मैंने रेफर किए थे। एम के यादव का बुक मैंने एक रेफर किया था, जिसमें टॉपर्स हैंड रिटन आंसर्स होते हैं। तो 1-2 बुक्स ऐसे रेफर करके मैंने कंपाइल किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने वहां पे लिख लिए थे। तो वो आंसर्स लिखने की वजह से क्या हुआ कि मेरा कंपाइलेशन वहां पे एक जगह पे हो गया और मेरा प्रिपरेशन वाज अराउंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने ज्यादा बुक्स के पीछे भागना पड़ा नहीं मुझे। सोसाइटी के लिए इतना ही किया मैंने। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी के बाहर एक शब्द नहीं पढ़ा हुआ है। तो ज्योग्राफी के लिए बस एनसीईआरटी, उसके नोट्स, मैपिंग की प्रैक्टिस, मैपिंग ड्रॉ करना, एनसीईआरटीज में ही जो डायग्राम्स दिए हुए हैं सारे,
लैंडफॉर्म्स के डायग्राम्स हो, अर्थ के इंटीरियर के डायग्राम हो, मैंने उसी की प्रैक्टिस की है, उसको मैंने अलग से निकाला था। ये GS1 के लिए हो गया। GS2 के लिए पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा था, उसके नोट्स बनाए थे एंड आफ्टर दैट उसमें वैल्यू एडिशन मैंने करता रहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे न्यूज़ कोई आती थी तो उस पे मैंने थोड़ा सा वैल्यू एडिशन में उसमें करता था। सोशल जस्टिस के लिए मैंने पॉइंट वाइज नोट्स अपने खुद के बनाए थे, जो भी सिलेबस का पॉइंट होगा उसके 3 पेज के नोट्स मैंने बनाए थे अलग अलग रिसोर्सेस यूज करके। उसमें मैंने इंटरनेट का ज्यादातर यूज किया था और टॉपर के नोट्स का यूज किया था। कुछ मेरे दोस्तों का भी हमने हेल्प लिया था उसमें। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अलग से नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, वो करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो कोई भी एक मैगजीन आता है, आप कोई भी मैगजीन, मैं किसी एक मैगजीन का नाम नहीं लूंगा, बट कोई भी एक मैगजीन जो आईआर की होती है वो उसको आप उठाइए और उसमें बस स्ट्रक्चर में करना है कि इंडिया एंड इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में पहले आपको पढ़ना है, फिर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इंडिया एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड, देन इंडिया एंड मेजर पावर्स, और उसके ऊपर पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक बार वो टैली हो गया, आपको खुद को पता चल जाएगा इसके बाहर कुछ आता ही नहीं है और ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस मगर आप जरूर देखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स आते हैं दैट आर वेरी हेल्पफुल एंड दैट वुड हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। GS3 का प्रिपरेशन, नाउ GS3 इज वन ऑफ द वास्ट सब्जेक्ट इन द यूपीएससी सिलेबस, बट उसको आप बहुत स्मार्टली कर सकते हो। GS3 में मैंने कैसा किया था मैं आपको बताऊंगा। GS3 में मैंने, देखो इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए शंकर गणेश ये बुक रेफर किया था जिसमें कंसेप्चुअली बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशंस वगैरह दिए हुए हैं, और मैंने इकोनॉमिक्स के 30 पेज के छोटे छोटे से अपने नोट्स बनाए थे जो मैं बार बार रिवाइज करता था। इतने क्रिस्प नोट्स मैंने बनाए कि मैं 2 या 3 घंटे में मैक्सिमम पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज करता था। और उसके साथ मैं करंट अफेयर्स का एक जो भी कंपाइलेशन आता था उसको जस्ट गो थ्रू करता था, मैंने उसको कभी रट्टा नहीं मारा। मैं उसको गो थ्रू करता था, हाईलाइट करता था और बार बार उसको देखता रहता था, उसको पढ़ता था, देखता रहता था। मैंने कभी रट्टा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर समुद्र की तरह वास्ट है, आप उसको याद नहीं रख सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है हर चीज याद रखना। तो कुछ चीजें बार बार पढ़ने से हमें सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। तो इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक के लिए मैंने इतना किया था एंड मैंने सब कुछ अपना प्रिपरेशन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे किया। तो मैंने पहले थीम आइडेंटिफाई किया GS3 के कि एक क्वेश्चन हमेशा इंक्लूसिव ग्रोथ पे आता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे एक क्वेश्चन आता है, देन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे एक क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे क्वेश्चन आता है। एंड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करके रखे थे उसका हेल्प मुझे आने वाले क्वेश्चंस में हुआ, क्योंकि उसका मॉडल आंसर जो मैंने बना के रखे या फिर जो बुक्स मैंने देखे थे, एम यादव वगैरह मैंने आपको बताया, टॉपर्स के कॉपीज मैंने देखी थी, तो उसके वजह से मेरे पास एक ऐसा कंटेंट गया था कि मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकता था। एग्रीकल्चर के लिए भी सेम, कोई बुक रेफर नहीं किया मैंने, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम बेसिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस। मेरा जो भी प्रिपरेशन रहा है वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अराउंड है, मैंने कोई बड़ी प्रेफर नहीं की हुई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बस करंट अफेयर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स, और एक टेम्पलेट मैंने बना के रखी थी। इंटरनल सिक्योरिटी का मैंने हर एक पॉइंट का 2-2 पेज का नोट्स बना के रखा था। GS4 के लिए भी सेम, मैंने डिकोड एथिक्स ये बुक पहले यूज किया एक बार ही, उसमें अंडरस्टैंड करके लिया, उसमें से कुछ थेरीज वगैरह ले ली, और हर एक सिलेबस के पॉइंट के ऊपर मैंने 2-2 3-3 पेज में कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकाले कि सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 है सपोज, उसमें 30-40 ऐसे कीवर्ड्स मुझे मिलेंगे, उसके मैंने डेफिनेशंस बना के रखे, में से 100-150 डेफिनेशन मैंने बनाए, और वो डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में। उस डेफिनेशन के ऊपर आपको 3 टाइप के एग्जांपल्स करने हैं। एक एग्जांपल आपके रियल लाइफ का होगा, एक एग्जांपल हिस्टोरिकल कोई आप उठाइए, और एक एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल का उठाइए, किसी प्लेयर का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी फिलैंथ्रोपर का। और वो एग्जांपल आपको बार बार देखना है, आपके दोस्तों से बात करते टाइम आपको उनके साथ उसको शेयर करना है, सो दैट वो सबकॉन्शियस माइंड में रहे। तो ये सारे सिलेबस की बात हमने की, कैसे अंडरस्टैंड करना है, बुक्स कैसे रेफर करने हैं, क्या क्या बुक्स मैंने रेफर की। बेसिक जो होता है जो प्रीलिम्स के लिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए आप यूज करो, शंकर गणेश इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तमिलनाडु का जो बुक है तमिलनाडु बोर्ड का वो एंशिएंट मिडल के लिए बहुत अच्छा है, आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाते हैं। साइंस एंड टेक का स्टैटिक पोर्शन आपको करना है एनसीईआरटी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स गूगल का यूज आप कीजिए। एनवायरमेंट का भी सेम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स का फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा लास्ट में, पहले ये एक होने के बाद एक ओवरऑल बुक लिस्ट मेरी इतनी ही थी।
अब मेंस में जब आप तैयारी करते हो तो इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको रखना है। आपको प्रीलिम्स अलग, मेंस अलग ऐसा नहीं सोचना है। जो लोग लॉन्ग टर्म अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास अभी 1.5 साल 2 साल है, देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस मेंस से ओवरलैपिंग है। तो आपको जो भी पढ़ना है, आप मेंस के लिए जब आप पढ़ोगे, मेंस के लिए पढ़ते-पढ़ते आपको बस एक काम करना है कि आपको डेली 30-35 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। उतना ही काम करना है, आपको दूसरा कुछ नहीं करना है। करेंगे आप प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, बट साथ ही में 1 घंटा आप डेली निकालिए और उसमें आप 20-25 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के सॉल्व करेंगे 1979 से लेकर अभी तक के सारे, और यूपीएससी के ही क्वेश्चन आपको लगाने हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस लगाने का एक बेनिफिट ये है प्रीलिम्स का कि आपको उस क्वेश्चन से यूपीएससी की लैंग्वेज अडॉप्ट हो जाएगी। वो वर्बेटिम आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी के टोन क्या होती है, थीम क्या होती है, यूपीएससी कौन से टॉपिक्स पे बार-बार क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी की स्टेटमेंट फॉर्म करने का स्टाइल क्या है, वो आपको पकड़ में आ जाएगा और वो खुद से आता है। जितना क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। शुरुआत में आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन गलत होने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी ज़्यादा गलती, उतना ज़्यादा स्कोप इम्प्रूवमेंट का। तो ये सारी चीज़ें हैं मेंस की प्रिपरेशन की। मेंस की प्रिपरेशन में जब आपका फाउंडेशन हो जाएगा, आपका आंसर राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे-जैसे एक सिलेबस का पॉइंट आप कवर कर रहे हो, उसके ऊपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हो, आप उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस करना है आपको। अब राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में 2 तरीके का आर्गुमेंट होता है कि डेली आंसर राइटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच नहीं होता है। सबने अपनी-अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से ही अप्रोच डेवलप करना है। सपोज़ किसी का आंसर राइटिंग स्पीड बहुत अच्छा है, तो उसने कंटेंट पे काम करना है। सपोज़ किसी का कंटेंट बहुत अच्छा है बट वो लिखते टाइम बहुत स्लोली लिखता है, उसने ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच नहीं रहेगा इसमें। आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं और आंसर में एक अच्छा आंसर कैसा होता है, इस पे हम एक बात करेंगे कि आंसर क्या होता है। यूपीएससी में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ में। 10 मार्कर क्वेश्चन 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, जिसके लिए 2 पेज मिलेंगे। 15 मार्कर क्वेश्चन 50 उसमें 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, उसके लिए आपको 3 पेज मिलेंगे। तो आपको पता है वर्ड लिमिट है आपके पास और टाइम लिमिट भी है। स्पीड में लिखना है, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो एक अच्छे आंसर का एक ट्रेट होता है कि वो स्ट्रक्चर में हो, वो एक फ्लो में हो। और एक आंसर का अच्छा स्ट्रक्चर कैसा होता है कि आंसर को हम पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, और आंसर भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये एक आंसर का पार्ट होता है। इंट्रो में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी सेंट्रल थीम क्या है, उसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, या फिर उसके ऊपर कोई डेटा है, उससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या कोई करंट अफेयर्स में कोई स्कीम्स उसके रिलेटेड आई है, या फिर कोई टॉपिक उसका चर्चा में था, उसको आप इंट्रो में आप लिख सकते हो। तो इसे 3 से 4 तरीके से इंट्रो लिखा जा सकता है। कुछ इंट्रो ये कोट के साथ भी किए जा सकते हैं। जैसे विमेन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता था, तो मैंने इंट्रो तैयार करके रखा था, यत्रे नार्यन्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो विमेन के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता था, मैं ये कोट लिखता था। सेम सिविल सर्विसेज पे अगर कोई क्वेश्चन आता, तो ऐसे मेरे कोट्स रेडी थे। डेमोक्रेसी के ऊपर अगर क्वेश्चन आता था, तो महात्मा गांधी जी का जो कोट है कि डेमोक्रेसी इज द वे ऑफ लाइफ व्हिच गिव वॉइस टू वॉइसलेस एंड पावर टू पावरलेस एंड ओशनिक सर्कल ऑफ पावर। तो ये कोट्स आप लिखो, जो हमारे महान नेता, जो लोगों ने बोल के रखा हुआ है, वो कोट्स का आप यूज कर सकते हो इंट्रो में एंड कंक्लूजन में। कंक्लूजन में भी आप कोट से कंक्लूड कर सकते हो, डीपीएसपी के आर्टिकल से कर सकते हो, एसडीजी से कर सकते हो, स्कीम से कर सकते हो। तो ये पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन का। अब आते हैं बॉडी पे। जब आप बॉडी आंसर का लिखना है, तो उसमें थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस ये दिमाग में रखना है आपको। तो जब भी कोई भी आंसर कोई लिखना है हमें 10 मार्क के क्वेश्चन में सीधे डिमांड एड्रेस करनी है क्वेश्चन की। एक अच्छा आंसर क्या होता है, जो क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करता है। आपको जो आता है वो नहीं लिखना है, जो पूछा है वो लिखना है। और क्या पूछा है ये समझने के लिए आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करना, उसको ब्रेक करना ज़रूरी होता है। जब आप क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको एक सब हेडिंग देनी है। सब हेडिंग को एक बॉक्स बनाना है, वो एक अच्छी विजिबिलिटी आती है। सब हेडिंग का बॉक्स दिया, नीचे 5 या 6 पॉइंट आप लिख दिए, पॉइंट्स को एरो कर दीजिए, नंबर लिख दीजिए,
पॉइंट्स को इलैबोरेट करके उसमें एक एग्जांपल आप डाल दीजिए, डेटा के साथ सब्सटेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी आर्गुमेंट आप कर रहे हो, कोई भी डेटा आप लिख रहे हो, तो उससे एक प्रूव हो जाता है आपका पॉइंट। वेग पॉइंट्स नहीं लिखने वहाँ पे। तो जब आपने आर्गुमेंट लिखी, उसके मेरिट्स लिखे, तो किसी भी एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। दूसरा पहलू भी आपको लिखना है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं। यू हैव टू राइट द अनदर डायमेंशन। पॉइंट्स जनरेट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप आंसर का स्ट्रक्चर समझ के लीजिए। जब आप एंटीथेसिस लिखेंगे तब एक अलग से सब हेडिंग या फिर कनेक्टिंग लाइन आएगी उसमें, एंड आंसर का दूसरा पार्ट लिखेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स होंगे जिसमें चैलेंजेस होंगे, आपको लिखना है। अब चैलेंजेस तो लिख दिए, तो चैलेंज और कंक्लूजन नहीं करना है, तो चैलेंजेस के बाद आपको कुछ सॉल्यूशन देना है। यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, यू आर गोइंग टू सॉल्व सो मेनी सोशल इश्यूज, प्रॉब्लम्स, यू हैव टू गिव सॉल्यूशंस। तो जो चैलेंजेस आपने लिखे उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन देना है। 2-3 पॉइंट में आपको वे फॉरवर्ड लिखना है। अगर कोई कमिटी एस्टेब्लिश हुई थी, उसका नाम लिखना है, उसके रिकमेंडेशन अगर याद है 1-2 वो आप लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, वो आप वहाँ पे कोट कर सकते हो। एंड फाइनली इसके ज़रिए आप कैसे वो डिमांड को फुलफिल किए, वो कंक्लूजन में लिख सकते हो, डीपीएसपी के साथ लिंक करके। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी आंसर। इसका फ्लो कैसा होना चाहिए? आंसर का फ्लो मतलब कैसे आपका आंसर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो आंसर का फ्लो जो होता है वो क्वेश्चन के फ्लो के साथ ही मैच होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे ही आपका आंसर आगे बढ़ना चाहिए। आंसर में एक और चीज होती है, वो होती है वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन कैसे किया जाता है? डायग्राम्स निकाल के, फ्लो चार्ट्स निकाल के। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो वो बिना डायग्राम के, बिना मैप के अधूरा है। आपको वहां पे मैप निकालना पड़ेगा। आपको छोटे से कॉर्नर में एक इंडिया का मैप निकालो, वर्ल्ड का मैप निकालो, और उस मैप को, डायग्राम को आपको टाइटल देना है। फिगर 1.1 उसका क्या टाइटल रहेगा। आप एक ट्रायंगल निकाल सकते हो, वेन डायग्राम निकाल सकते हो। इंटीग्रिटी की जो डेफिनेशन है उसका वेन डायग्राम आता है। अकाउंटेबिलिटी करप्शन का जो डेफिनेशन है उसमें एक वेन डायग्राम आप निकाल सकते हो। तो ऐसे वेन डायग्राम का यूज किया जा सकता है, तो फ्लो चार्ट का यूज किया जा सकता है। तो ये आप जब यूज करते हो, इससे आपका आंसर एक अच्छे से विजिबिलिटी उसको आती है, बहुत अच्छा दिखता है, एस्थेटिक दिखता है, एंड उसमें नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। 0.5 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। याद रखना कि हर एक क्वेश्चन में अगर आप 0.5 नंबर के लिए फाइट कर रहे हो, आप सोचो आपको 20 क्वेश्चन एक पेपर में लिखने हैं, आप कितने नंबर बढ़ाओगे। और एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस अगर जानना है तो मार्क लिस्ट आई हुई है, उसमें आप निकालिए और देखिए रैंक 1 का मार्क्स और रैंक जो बॉटम का है उसका मार्क्स, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। 40, 50, 60 नंबर का अंतर होता है। ठीक है, एक मार्क में 10-10, 15-15 कैंडिडेट्स होते हैं। इसलिए आपको बहुत फाइट करना है। आपको एक एक मार्क के लिए फाइट करना है, 0.5 के लिए फाइट करना है। और वो कैसे लेके आ सकते हैं, उसके लिए हमें मेहनत करनी है और सेल्फ डाउट को दूर कर देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो ये मैंने आंसर राइटिंग के बारे में आपको बताया। मेंस के डाउट्स मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे से यहाँ पे आपको बताया कि मेंस कैसे करते हैं, मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ये मेंस का प्रिपरेशन करते करते ही आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड करना है, बस एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। बट जैसे प्रीलिम्स पास में आएगी, जैसे सपोज मई महीने में प्रीलिम्स है, आपको फरवरी में पूरा प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करना है। 80-20 का रेशियो आप रख सकते हो। जैसे जब आप मेंस कर रहे हो तो 80% का टाइम है आप मेंस के लिए डेडिकेट करो, और 20% टाइम जो है आप प्रीलिम्स के लिए डेडिकेट करो। जब आप प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाते हो तो 80% टाइम आप प्रीलिम्स के लिए दे दो, 20% टाइम आप रिवीजन के लिए रखो। ओके, रिवीजन कैसे करनी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन करने के 3 तरीके हैं। मैं 3 तरीके का रिवीजन जनरली बच्चों को रिकमेंड करता हूँ: डेली, वीकली और मंथली। जैसे कोई बच्चा 7 बजे आके लाइब्रेरी में बैठता है और 7 बजे पढ़ाई करता है, रात के 10 बजे वो चला जाता है सोने के लिए, बहुत एफर्ट ले रहा है, बहुत मेहनत ले रहा है, बट वो रिवीजन नहीं कर रहा है। तो 10-15 दिन के बाद उसने जो पढ़ा हुआ था वो भूल जाता है, एंड वो एक एंग्जाइटी हो जाती है, एक अपने आप पे गुस्सा आने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा बट मैंने रिवीजन नहीं किया तो मुझे याद नहीं रह रहा है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन कैसे? आप 7 बजे लाइब्रेरी जा रहे हो या फिर आपके स्टडी रूम में बैठ रहे हो, जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कैसे करनी है? आप खड़े रह के करो, बैठ के करो, वॉक करके करो, कैसे भी करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कंफर्टेबल कैसे हो, उस पे फ़र्क पड़ता है। आप फ़ोकस्ड हो कि नहीं हो, इससे फ़र्क पड़ता है। आप कूल माइंड से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इससे फ़र्क पड़ता है। नहीं तो आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका मन कहीं और भटक रहा है, ये नहीं चलेगा।
मोबाइल आप ब्रेक के लिए ले रहे हो और 2 घंटा बस मोबाइल में ही काट रहे हो, वो नहीं चलेगा। आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन अपने आप के लिए होना पड़ेगा, अपने आप को प्राउड फ़ील कराने के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन में आपको आना पड़ेगा। और ये डिसिप्लिन अच्छा होता है लाइफ में, याद रखना, ये बहुत कुछ दिलाता है हमें। तो रिवीजन के लिए पहले जो आधा घंटा होगा, 30 मिनट्स दिन के, उसमें आपको रिवीजन करनी है। तो 30 मिनट्स रिवीजन कैसे करोगे? जो कल मैंने पढ़ा था, उसको मैं आज सुबह आके 30 मिनट में पूरा रिवाइज कर लूँगा, फटाफट से देख लूँगा, उसको बहुत टाइम नहीं लगता। उससे क्या होगा कि जो कल चीज़ें पढ़ी थी, वो अगेन रिफ्रेश हो जाएगी। फिर दिन भर का शेड्यूल आपको फॉलो करना है। इससे पहले आपको याद रखना है कि आपने एक डायरी मेंटेन करनी है, जिसमें आप टाइम टेबल और अपना शेड्यूल बना के रखोगे। आप पूरे मंथ का टारगेट सेट करोगे, वीक का टारगेट सेट करोगे एंड डेली टारगेट सेट करोगे। और उसको आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो होगा आपका आपका दोस्त होगा, आपका टीचर या फिर मेंटर होगा कोई, उसको आप शेयर करोगे। उससे क्या होगा, उससे आपका जो काम है, वो पूरा होते रहेगा, टाइमली टाइमली एग्जीक्यूशन होगा हमारे प्रोजेक्ट का। इसको एक प्रोजेक्ट समझिए कि हमें एग्जाम निकालना है, दिस इज अ प्रोजेक्ट। तो इस पे कैसे काम करना है? तो इससे हमें एकदम डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एज एन ऑफिसर, अगर आप ऑफिसर होते तो आप कैसे करते? आप डायरी मेंटेन करते, पूरा लिखते, सेम वैसे ही करना है। तो उस डायरी को मेंटेन करना है आपको। फिर आपने दिन भर का टास्क किया, ब्रेक लिए इन बिटवीन। आप मशीन नहीं हो, रोबोट नहीं हो, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आप थक जाते हो, तो बीच-बीच में ब्रेक लेना है, चाय पीना है, पानी पीना है, आपको लंच, डिनर टाइम टू टाइम करना है। तो आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, थोड़ा-सा एक्सरसाइज करना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजिकली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। पढ़ाई करने के लिए हमें बहुत मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। जो पढ़ाई करता है उसी को पता है कि वो कितना स्ट्रेस से गुज़रता है, चीज़ें याद जब नहीं रहती, एग्ज़ाम पास आता है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, क्योंकि मैं उससे गुज़रा हूँ। कई बार फेल्योर्स आते हैं और फेल्योर्स में कई ताने हमें सुनने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि होगा, नहीं होगा क्या? तो उससे ध्यान नहीं देना है, हमें अपना काम करते रहना है। तो जैसे ही आपने अपना दिन भर का टास्क कंप्लीट किया और आपका अब रूम पे जाके आराम करने का टाइम आ गया है, तो वो आधा घंटा लास्ट का आपका रिवीजन का होगा। उसमें आप आज दिन भर आपने जितने भी काम किए हैं, जितना भी पढ़ा है, उसको आप रिवाइज़ करेंगे। और वो रिवीजन आपकी फिर से अगले दिन भी होने वाली है, राइट? तो वो रिवीजन इतनी अच्छे से होगी कि हर टॉपिक को आप 2 बार रिवाइज़ कर रहे हो, उस दिन भी और अगले दिन सुबह भी। वो हफ्ता भर रिवीजन करने के बाद हफ्ते के एंड में भी आप हाफ डे उसको दे देना रिवीजन के लिए, और हाफ डे अपने आप के लिए रखो। हाफ डे आप ब्रेक लो, हाफ डे आप आराम करो, अपने आप को रिवॉर्ड करो, रिव्यू करो कि आपने हफ्ते भर के जितने टारगेट रखे थे वो क्या कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे ही वो टारगेट कंप्लीट होते हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करो, अगर नहीं हुए हैं तो आप कुछ ऐसा काम करो कि आपको मतलब उससे जो बैकलॉग है वो पूरा फुलफिल हो जाए, या फिर आप कोई प्रोक्रास्टिनेट ना करें। ओके, तो वो हाफ डे का रिवीजन आपका आपको इतना सैटिस्फैक्शन देगा, आप जस्ट बिलीव मी, ये इतना हेल्पफुल है, क्योंकि आपने हफ्ते भर भी रिवाइज किया, हफ्ते के एंड में भी रिवीजन कर रहे हैं, तो वो हर एक चीज आपके फिंगर टिप पे रहेगी। कोई भी आपको नींद से उठा के भी सवाल पूछेगा ना कि इसका आंसर क्या है, इसका आर्टिकल क्या है, आप बता सकते हो, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, अगर आप इस तरीके से रिवीजन करोगे। और लास्ट रिवीजन होगा मंथ में, पूरा दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है, पूरे मंथ का रिव्यू आपको करना है कि आपने महीने भर में क्या किया। ये रिवीजन करते-करते आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आप आंसर राइटिंग करते रहो, ये सारी चीज़ें आपको करती रहनी है। तो मुझे लगता है कि इतनी अगर सी बात है, इसमें अगर आप अच्छे से फ़ोकस रह के ये करेंगे प्रिपरेशन, तो कुछ भी टफ नहीं जाएगा, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट कि आप अब अगर प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो गए, तो कैसे करना है? तो प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो गए तो याद रखना बच्चों, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन जीएस के, 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सीसैट के, सॉरी 100 नहीं होते, 80 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 मार्क्स का होता है। सीसैट का पेपर इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना जीएस का पेपर इम्पोर्टेंट है। तो सीसैट को भी आपको उतना ही टाइम देना है। सबसे पहले मैं सीसैट की बात करूंगा बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग नेचर। 66 नंबर्स आपको लेके आने हैं, और सीसैट में हमारे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। मैं भी कई बार सीसैट का शिकार बन चुका हूँ। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी रखी, सीसैट को स्मार्टली कैसे तैयारी की जाए सीसैट की, उसके बाद फिर मैं जीएस के बारे में बताऊंगा। सीसैट में 3 सेक्शंस हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 27 से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2025 के प्रीलिम्स में 29 क्वेश्चन पूछे गए, 29 क्वेश्चंस। बट इन जनरल ऑन एन एवरेज 27 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आते हैं, जिसमें assumptions, सजेशन,
इन्फरेंस एंड लाइक क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए भी कभी कभी एक हाथ पूछा जा सकता है। ये 27 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं बचे हुए एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो ये 3 सेक्शन है। अब सीसैट में आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। जो कैंडिडेट सीसैट में स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा उसको दिक्कत होगी। स्ट्रैटेजी से अगर करोगे तो प्रैक्टिकली सीसैट आपका निकल जाएगा। मेरा स्ट्रैटेजी था कि मैंने टारगेट रखा था कि मैं सीसैट के 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा एंड 85 नंबर में सिक्योर करूंगा अपने। मुझे पास होना है। सीसैट में 66 क्वालिफाइंग है, तो 150 200 भी लाएंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्वालिफाई करना है, बट क्वालिफाई बॉर्डर पे भी नहीं करना है, नहीं तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक बहुत स्ट्रेस रहता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो सीसैट इतने मार्जिन से सॉल्व करो कि आपका टेंशन ना रहे आपके दिमाग में किसी भी तरीके का, और प्रीलिम्स के बाद जो गैप होगा रिजल्ट के बीच में, उसमें आप तुरंत शिफ्ट हो जाओ अपनी मेंस की तरफ। अगर आपने थोड़ा सा भी रखा ना बॉर्डर पे, तो आप फिर 10 दिन गए आपके, और वो 10 दिन अगर आपके गए तो आपकी मेंस हाथ से गई। ये याद रखना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सीसैट में 47 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें स्ट्रैटेजी ये है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है। कुछ लोग अभी लाइव पे आके डिस्टर्ब करने का भी काम कर रहे हैं, करप्शन के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि अब होगा करप्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों को बस इतना सजेशन दे रहा हूं मैं कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कम करने दो, है ना। खुद को कुछ करना नहीं होता है लाइफ में। एनीवे, सीसेट का प्रिपरेशन आपको करना है। सीसेट के प्रिपरेशन के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। यूपीएससी के साइट से 2013 से लेकर 2025 के पेपर आपको डाउनलोड करने हैं। सबसे पहला काम वो होगा आपका। फिर आप उसको प्रिंट करके उसको स्पाइरल बाइंडिंग बना के एक नोटबुक बना दीजिए उसका, और ईयर वाइज पेपर आपको सॉल्व करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए आप यूपीएससी के ही पैसेज सॉल्व कीजिएगा, किसी और पैसेज को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के पैसेज थोड़े से यूनिक होते हैं और उस तरीके के पैसेज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मुझे तो नहीं मिले, और मैंने बस यूपीएससी के किए थे। यूपीएससी के पैसेज सॉल्व करने का तरीका क्या है? 2013 से आपको स्टार्ट करना है। 2013 का पेपर लेना है आपको, और टाइम लगा के करना है। 50 मिनट आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को देना है। जिसका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है, उसके लिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, बट जिसका मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा कम है, या फिर जिनको प्रिपरेशन नहीं हो पाती उनकी, तो वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के ऊपर डिपेंड रह सकता है। ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 27 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 50 मिनट लगा के। फिर आपने यूपीएससी का ही ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करना है, और उसके साथ उस क्वेश्चंस को चेक करना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, जो क्वेश्चन गलत हुए उस पेपर के लास्ट में, 2013 के पेपर के लास्ट में स्पेस फॉर रफ वर्क होगा, वहां पे आप एक टेबल बना दीजिए, और उस टेबल में आप सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, और उसका यूपीएससी का आंसर क्या था, आपका आंसर क्या था, और उसके लिए आपने क्या लर्न किया, ये आपको लिखना है। ये आपका एक लर्निंग टेबल होगा जो रिवीजन के लिए काम आएगा। और जहां पे हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है, फॉर एग्जांपल पैसेज नंबर 1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 मेरा गलत हुआ, मैंने ए मार्क किया था, यूपीएससी ने उसको बी मार्क किया, ऐसा समझिए। तो हमें एक रेड पेन लेना है और उससे मार्क करके रखना है कि यूपीएससी ने इसको बी क्यों मार्क किया है, और पैसेज के कौन से पार्ट में उसका आंसर हमें मिल रहा है। ऐसे आप जब हर एक चीज में करोगे, आप जैसे हर एक चीज में करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी का आंसर क्या है, मेरा आंसर क्या है, यूपीएससी की थॉट प्रोसेस क्या थी, मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी। ये 10 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा यूपीएससी कैसे सोचता है सही आंसर देने में। वो आपको लिख के रखना है, और अगले दिन 2014 का पेपर जब आप सॉल्व करने बैठोगे, आपको ये पूरा रीडिंग करना है, आपको पूरा पढ़ना है उसको कि मैंने कल की लर्निंग क्या थी, फिर आप 2014 का पेपर सॉल्व कीजिए। सेम काम आपको करना है 14 में भी, फिर 15 का पेपर। ऐसा करते करते जब आप 25 तक पहुंच जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही गलत होंगे, उससे ऊपर गलत नहीं होंगे। आपकी कमांड आई होगी उसके ऊपर, और ये आपको रिपीट करना है, मल्टीपल टाइम करते रहना है इसको। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट बिलीव मी, आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। एंड जस्ट कैलकुलेट योरसेल्फ,
27 में से अगर 3 भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपके 24 सही हो जाते हैं, आप 55 प्लस नंबर लेके आ रहे हो। आपको क्वालीफाई करने के लिए बस 66 नंबर की ज़रूरत है। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपको 1 घंटा बचा है आपके पास और आपको 1 घंटे में हार्डली 20 नंबर लाने हैं। आप ये टारगेट रखो कि मैं 10 क्वेश्चन मैथ्स के करूँगा, 10 क्वेश्चन रीज़निंग के करूँगा, वो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब क्या? आपको पता है कि कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आप मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम पे और नंबर सिस्टम में भी कोई सब टॉपिक्स है जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर दीजिएगा उसको। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आएँगे आपको टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर के ऑपरेशंस, एलसीएम, एचसीएफ एंड आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस पे आपके क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आएंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी बहुत टफ होता है, तो उसको लास्ट में रखो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। टफ है वो, जो टफ है वो टफ है। ये कुछ इजी इजी सवाल है, इसको आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ये ना कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की। द नेक्स्ट इज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो है परसेंटेज के ऊपर का। तो परसेंटेज, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कुछ टॉपिक्स मैथ्स के हैं। इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, इसके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करोगे। एंड देन आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको डायरेक्शन एंड सेंस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर्स, मिसिंग लेटर्स, सीक्वेंस, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक, कैलेंडर, इसके क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप 45 टू 47 क्वेश्चन अगर इतने कूल माइंड से अगर करोगे ना, सीसेट कभी भी आपका डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो ये सीसेट की स्ट्रैटेजी है। अब मैंने जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूपीएससी के क्वेश्चंस बताए, बट मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके लिए आपको कोई तो क्वेश्चन बैंक मार्केट से लेनी पड़ेगी, कोई भी ले लेना, जिसमें एक एक टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्होंने। इससे आपको क्या होगा बेनिफिट कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से उसमें कोई भी क्वेश्चन आने दो, यू आर रेडी फॉर दैट। तो ऐसे सीसेट हमारा क्वालिफाई हो रहा है। नाउ कमिंग टू द जनरल स्टडीज। जीएस में आपको याद मतलब बताऊं मैं, 100 में से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आएंगे, 70 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कॉमन सेंस एंड लॉजिक यूज करना पड़ता है, किसी को नहीं आते हैं। बस प्योरली नॉलेज के बेसिस पे आने वाले क्वेश्चन 30 होते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट जब आप जनरल स्टडीज के क्वेश्चन करते हो, आपके पास 20% भी नॉलेज अगर है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो वो प्रैक्टिस आपकी कब हुई है? जब आप मेंस की तैयारी करते करते डेली 20-25 क्वेश्चन जब आप एमसीक्यू लगा रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे थे, उसमें से आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना होता है, वो कैसे करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सपोज क्वेश्चन नंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा था, वो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐसे हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस इसी तरीके से किया हुआ है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक आया था, वैगल डांस एंड हनीबीज का क्वेश्चन था और जिसमें ऑप्शन में वैस्प मेंशन था। तो मैंने वैस्प के ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च किया कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट वैस्प, यूपीएससी उसमें ऑप्शन में क्यों मेंशन कर रहा है। तो वैस्प के ऊपर एक सीसेट में भी पैराग्राफ आ चुका था फिग ट्री का, तो सीसेट की यूपीएससी के पैराग्राफ सॉल्व करने की वजह से वो एक बेनिफिट मुझे मिला। तो वैस्प के ऊपर अगले साल तुरंत क्वेश्चन आया और जैसे क्वेश्चन आया 10 सेकंड के अंदर मैंने वो फिग ट्री का क्वेश्चन मार्क किया। आप सोचो कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था। सारी चीजें किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगी आपको, कुछ चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से पता चलेगी। और उसके लिए आप किताबों के पीछे, पीडीएफ के पीछे मत भागो, आप खुद से एनालिसिस करो। आप एआई का यूज करो, चैट जीपीटी, गूगल, इसका टेक्नोलॉजी का यूज करो। जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे 2012 में क्वेश्चन आए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स, और उसमें कुछ कुछ एनिमल्स के ग्रुप्स दिए हुए थे। ऐसे टोटल ग्रुप्स मिला के और टोटल एनिमल्स अगर निकालेंगे तो 8 या 9 ऐसे एनिमल थे जिसमें से कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे और कुछ वल्नरेबल थे। तो मैंने क्या किया था, उन सारे एनिमल्स की डिटेल निकाली थी कि कौन सा एनिमल है, वो कौन से रीजन में पाया जाता है, उसका स्पेशलिटी क्या है, कहाँ पे वो एंडेमिक है। और आप यकीन कीजिए कि आने वाले 3-4 सालों में हर एक एनिमल के ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में। आप सोचिए कि यूपीएससी आपको डायरेक्ट स्पून फीडिंग कर रहा है, सारा आपके पास है, ठीक है। तो आपको सही तरीके से प्रिपरेशन करनी है और सही प्रिपरेशन यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैज नो एनी अल्टरनेटिव। आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है नहीं करना, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। टेस्ट सीरीज आपको आपका स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए करना होता है, बट असली जो खिलाड़ी है, असली जो एस्पिरेंट है, वो कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टॉप प्रायोरिटी पे करना है।
स्टैटिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टैटिक के ऊपर जिसकी कमांड है वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। और 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सब्जेक्ट नंबर 1 ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है 11th की और 12th की। मैपिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। मैपिंग प्रैक्टिस के लिए एक एटलस आता है जिसमें आप 7 कॉन्टिनेंट के फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप अच्छे से कीजिए एंड इंडिया का मैप कीजिए। मैपिंग प्रैक्टिस में एक एटलस आता है और एक आता है ब्लैंक मैप। तो मैंने ब्लैंक मैप लिया था और मैं उस ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करता था। ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय एंड देन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, प्लेट्यू रीजन क्या है, डेजर्ट एरिया कौन सा है, हमारे कोस्टल रीजन्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट हमारे नेशनल पार्क्स कहाँ पे है, टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे कहाँ पे है। ये सारे मैं उस मैपिंग में करता था। तो वो ब्लैंक मैप की प्रैक्टिस आपको करनी है। सिमिलरली प्लेसेस इन न्यूज़ ज्योग्राफी के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो वॉर इतने चल रहे हैं तो प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर 1-2 सवाल पक्का पूछे जाएंगे। तो जितने भी प्लेसेस इन न्यूज़ पे यूट्यूब पे एक वीडियो आती है, 2-4 लोग एक अच्छे लोग हैं हमारी इस दुनिया में जो क्या करते हैं ना, ऐसे वीडियोस बच्चों के लिए बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आप देखिए, मैंने भी ऐसे वीडियोस देखी है। सुदर्शन गुर्जन सर है, उनकी वीडियोस मैंने देखी थी लास्ट ईयर। तो उस वीडियोस में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्लेसेस इन न्यूज़ को किया जाएगा, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज्योग्राफी हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पॉलिटी। और लक्ष्मीकांत को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और विथ रिवीजन अगर आप करोगे, आपके 15 से 16 क्वेश्चन पॉलिटी के ऊपर पूछे जाते हैं। वो 15 से 16 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन हार्डली रॉन्ग होने का चांसेस है, बट आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो एक्सेप्ट सम 2-3 क्वेश्चंस। तो उतना चलता है मार्जिन। उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम पॉलिटी को रिवाइज करना है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ लिया, हमें ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, बट धीरे-धीरे विद द टाइम ये थोड़ा-सा ब्लर होते जाता है, थोड़ा-सा हम उसकी कांसेप्ट भूलना स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी को मल्टी टाइम रिवीजन में रखना है, जो रिवीजन साइकिल बिगिनिंग में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको विदाउट फेल करना है, मतलब करना है, वो है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के भी 15 से 16 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के हार्डली 6 या 7 थीम्स है जिसके ऊपर 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मनी मार्केट एंड बैंक्स, आरबीआई का रोल, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, जीडीपी के मेथड्स, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप गो थ्रू करेंगे, आपको पूरी हेल्प हो जाएगी उससे। ओके, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, वो 3 सब्जेक्ट अगर आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री इतना वास्ट है, बट हिस्ट्री आपने मेंस के लिए किया हुआ है तो वो इंटीग्रेटेड हो गया। तो वास्ट भी है तो हमने कवर ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि उसी टाइम हमने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री सारा पढ़ा हुआ है। उसके एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व करते रहने हैं। एडिशनली मैं आपको एक सजेशन दूंगा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का आप घटना चक्र जरूर सॉल्व कीजिएगा। बहुत अच्छा बुक है। घटना चक्र में बहुत सारे स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और मल्टीपल टाइम वो एक क्वेश्चन को पूछते हैं, तो उससे ना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हिस्ट्री के लिए। मैं प्रीलिम्स के बाकी के सब्जेक्ट भी हमने आपको बता दिया। देन आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है करंट अफेयर्स, जिसको एस्पिरेंट्स को बहुत फोमो होता है, बहुत डर लगता है और अलग-अलग बुकलेट्स आते हैं, कौन से पढूँ? हम जब लाइब्रेरी में बैठते हैं, हमारा दोस्त कोई और बुकलेट पढ़ रहा होता है, हम अपना साइड में करते हैं, उसने जो पढ़ा हुआ होता है वो हम ले लेते हैं। तो ना हम हमारा ढंग से पढ़ रहे हैं, ना नया कुछ ढंग से पढ़ रहे हैं। तो मेरी कुछ चीज़ें याद रखना, आपके रिसोर्सेस को आपको लिमिट करना है। लेस इज मोर, ये फॉर्मूला याद रखना। जितना कम रिसोर्सेस रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा रिवीजन आपको करना है। करंट अफेयर्स बस अवेयरनेस के लिए पढ़ना है। कोई भी एक कंपाइलेशन उठाओ, कोई भी, फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका अच्छा उसका बुरा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कंपाइलेशन उठाओ और उस कंपाइलेशन को गो थ्रू करना है आपको। जस्ट पढ़ना है, उसको रट्टा मारना नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा है, उसको आप रट्टा नहीं मार सकते हो, उसको आप याद नहीं रख सकते हो। सो उसको आप जस्ट गो थ्रू कीजिए, उसको पढ़िए और उसको हाइलाइट कीजिए। उसमें ही कोने में उसके नोट्स मत निकालते बैठिए, उसके ही कोने में कहीं पे लिख दीजिए। यूट्यूब पे कई सारे एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ भी आते हैं, उसको आप देख लीजिए। मैराथन जो रिवीजन के वीडियोज़ आते हैं, वो उसको आप देख सकते हो। तो उसको आपको मल्टीपल टाइम 2-3 टाइम जब आप उसको पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे फटाफट से, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आएगा और जब क्वेश्चन सामने आएगा, आप अपने आप सॉल्व करोगे। ओके? तो करंट अफेयर्स के लिए इतना करना है। एंड देन आता है नेक्स्ट इज़ पेपर सॉल्विंग। तो पेपर लगाने के लिए आप अगर कोई टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो तो आप अच्छा है, वेल एंड गुड, बट आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
तो कोई भी टेस्ट सीरीज अगर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, यूपीएससी के पेपर्स को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो वो नहीं चलेगा। आपका पहला प्रायोरिटी होगा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फिर वो 2000 लाइक 10 से पहले के भी आपको करने हैं, 2010 के बाद के भी करने हैं। मैंने खुद ने 1979 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे मल्टीपल टाइम्स। इसके वजह से क्या हुआ था कि यूपीएससी की लैंग्वेज मुझे समझ में आई, एग्जामिनर का माइंडसेट आपको समझ में आ जाता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर गलत करना है, एग्जामिनर उसको कैसे गलत करता है। देखो, एग्जामिनर आपको ट्रिक करता है कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें वर्ब चेंज कर देगा, इज को इज नॉट कर देंगे, स्मॉल को बिग कर देंगे, बिग को स्मॉल कर देंगे, तो बहुत छोटा सा चेंज होता है। एंड से दो स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट होता है और हमें आधा स्टेटमेंट पढ़ के ही हम खुश हो जाते हैं, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो करेक्ट है, बट उसके बाद गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है, हम उसको टिक करते हैं। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एक काम करना होता है कि पोस्ट टेस्ट जो एनालिसिस है उसको आपको करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एनालिसिस में आपको एक पेज लेना है, 1 to 100 क्वेश्चन, उसका नंबर आपको लिखना है और आपको हर एक क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है उससे हमने टिक करनी है। फिर अगर सही हुआ है तो उसका रीजन, तुक्का मार के सही हुआ, मेरा नॉलेज की वजह से सही हुआ, और गलतियों के भी आपको रीजन ढूंढने हैं। तो गलतियों के अलग अलग रीजन होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, उसके 3 से 4 रीजन है। पहला रीजन कि आपने उसके बारे में बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं था, इसके वजह से गलत हुआ। दूसरा रीजन, आपने पढ़ा था बट 15-20 दिन हो गए, अभी मैंने रिवीजन नहीं किया था, इसके वजह से गलत हुआ। तीसरा रीजन, पढ़ा था, रिवीजन भी किया था, पर पेपर में जाके पता नहीं दिमाग ने काम ही नहीं किया, इसके वजह से गलत हुआ। और चौथा रीजन कि सब कुछ पता था बट करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, इसके वजह से गलत हुआ। तो ये हो गया सिली मिस्टेक। तो आपको करना क्या है कि आपको आपके मिस्टेक्स को इस 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि किस रीजन के वजह से मेरी सबसे ज्यादा गलतियां हो रही है। इससे क्या होगा, इससे आपको आपकी गलतियों को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट सिली मिस्टेक्स की वजह से 10 क्वेश्चन गलत कर रहा है और रिवीजन एंड नॉलेज गैप की वजह से उसके गलत नहीं हो रहे, तो आप सोचो कि उसने किस चीज पे काम करना है। उसने वो सिली मिस्टेक्स पे काम करना है, क्योंकि नॉलेज उसके पास है, वो रिवाइज भी अच्छे से कर रहा है। कोई कैंडिडेट एक भी सिली मिस्टेक नहीं कर रहा है बट रिवीजन गैप की वजह से उसका गलत हो रहा है, इसका मतलब उसने रिवीजन बढ़ाना है। कोई कैंडिडेट का नॉलेज ना होने की वजह से गलती हो रही है, तो उसने नॉलेज के ऊपर काम करना है। तो इस तरीके से एक कस्टमाइज अप्रोच अपना आ जाता है। ओके, नाउ ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। और इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे, आपको बहुत अच्छे से पेपर जाएगा, आपका एनालिसिस होगा, आपका कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपने मेंटेन करना है। जैसे मैंने डायरी बोली थी, वैसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मतलब आपका दोस्त हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है। उनको आपको बताना है कि आप आने वाले हफ्ते में क्या टारगेट रखे हैं और उसको आपको रिपोर्ट करना है। इससे क्या होगा कि आप एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना सीख जाओगे कि मैंने कमिटमेंट दिया था, मुझे इतना पढ़ना था, मैंने इतना पढ़ा, उसमें से 4 चीजें रह गई। अब वो 4 चीजें रह गई तो वो आपको पूछेगा, वो आपको डांटेगा और उसको अथॉरिटी देनी है कि मैंने कोई गलती की, मुझे डांट दो। देखो, स्कूल में हमारे टीचर थे, हमें डांटते थे, थप्पड़ भी खाई है हमने बहुत बार, इसकी वजह से आज यहाँ तक पहुंचे हम। तो अगर आपकी पढ़ाई के लिए अगर आपको कोई डांटता है, कोई बात नहीं, डांट खाओ, क्योंकि उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको वही लोग होंगे जो आपको शाबाशी देने आपके सबसे आगे होंगे, आपके आप सामने होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा। याद रखना है, ऐसे लोगों को कभी बुरा नहीं मानना है। कोई दोस्त अगर आपको पढ़ाई के लिए डांट रहा है तो ये सारी चीजें हैं। तो दिस इज लाइक ओवरऑल हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड हाउ टू नो द थिंग्स, अपने आप को कैसे कंपोजर करना है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन इज, कई बार ऐसा होता है कि हम साइकोलॉजिकली बहुत वीक हो जाते हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, प्लान बी करना, फाइनेंशियल बर्डन होता है, प्लान बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी को एक एग्जाम की तरह ट्रीट करना है, नॉट एज अ लाइफ। यूपीएससी इज नॉट अ लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको आप एग्जाम की तरह ट्रीट करो, डिटैच होकर पढ़ाई करो। पास होने के डेस्परेशन में हमसे ज्यादा गलतियां होती है, याद रखना बच्चों। हमारा डेस्परेशन होता है कि हमको पास होना है, पास होना है, और हम उसमें ज्यादा गलतियां करते हो। आपको अपने आप को शांत रखना है, इस एग्जाम से डिटैच होना है और अपना काम करते रहना है। साइड बाय साइड अगर आपको कोई और कोर्स करना होगा, आपके स्किल्स को डेवलप करना होगा, उसको कीजिए। आप रीडिंग अच्छे से कीजिए, डिजिटल कोई कोर्स आपको करना है, एआई का कोर्स करना है, वो कीजिए।
सो दैट कि आपका एक साइड बाय साइड कुछ काम होता रहेगा। आपका एक्सपीरियंस अगर आगे बढ़ रहा है, तो बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल जाती है। जैसे पेपर इवैल्यूएशन होता है, मेंटरशिप की अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो आपको करते रहना है। जैसे मैं मनोबल में जॉब करता हूँ, मनोबल में हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ और उनका मेंटरशिप भी मैंने किया हुआ है। उनको पढ़ाते-पढ़ाते मेरी भी पढ़ाई हो रही थी और मैंने यहाँ पे मतलब इस बार हमारे मनोबल से जुड़े 18 बच्चे सेलेक्ट हुए और उनका मेंटर भी सेलेक्ट हुआ। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये। युजवेंद्र महाजन सर, अमोल सर, मिलिंद सर यहाँ पे गाइड करते हैं बच्चों को। आप सोचिए कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते हमारी भी प्रिपरेशन हुई है उसमें। तो जब आप अच्छा काम करते हो, आपके साथ अच्छा ही होगा। जस्ट बिलीव मी और अपने आप पे बिलीव कीजिए। अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दीजिए। अगर कोई गलती होती है, तो अपने आप को एक मौका दीजिए उस गलती को सुधारने का। अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना है, इग्नोर करो। इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, याद रखना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी तारीफ़ करने के लिए बहुत लोग आएँगे, तो इग्नोरेंस छोड़ देना है। बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, करने दो उनको, कोई काम नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है? तो अपने आप पे बिल्कुल डाउट नहीं लेना है, ओके? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको लोनलीनेस फ़ील होता है, तो दोस्तों से बात करो। हफ्ते में हाफ डे का एक ब्रेक ले लो। अपनी पसंदीदा चीज़ आप उसमें कर सकते हो, गाने सुन सकते हो। आपको डांस करना अच्छा लगता है, डांस करो। अपने आप को रिवॉर्ड दे दो। अपने आप को एप्रिशिएट करना स्टार्ट करो कि आप बहुत अच्छा इंसान बनने के प्रोसेस में हो। क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है। जब आप सोशल इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हो, संविधान को समझते हो, तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। जस्ट रिमेंबर माय वर्ड्स। यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और गुड ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी वही होता है जो लोगों को हेल्प करता है, उनको अपलिफ्ट करता है, अच्छे काम करते रहता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रिपरेशन से हमने यही सीखा कि लाइफ में कई बार होता है ना कि हम चीज़ों पे अटैच हो जाते हैं और चीज़ों पे अटैच जब हो जाते हैं तो डेस्परेटली उसको चाहने पाने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। डिटैच होके निष्काम कर्म करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करो, मैक्सिमम रिवीजन करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, बी लाइक एन ऑफिसर, बी लाइक एन ऑफिसर। अपने आप को ऑफिसर समझो, कोई समझे ना समझे, कोई बात नहीं, एटीट्यूड में रहो, बट एटीट्यूड पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल, नॉट हाफ एम्प्टी। अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे टेंशन आ रहा है, तो समझो कि मेरा कल दिन कितना अच्छा जाएगा। ठीक है, टेंशन आप ये ऐसा एक इंसान बताइए जिसके लाइफ में समस्या नहीं है। आपने मेरे बाकी वीडियोस भी देखे होंगे, मेरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे जाके भी देखे होंगे कि मेरी मम्मी बर्तन मांजने का काम करती थी। पापा मेरे ट्रक ड्राइवर थे। मैंने 5 साल एल&टी में काम किया। मेरे भाई को पढ़ाया, फिर उसने मुझे मौका दिया, फिर मैं आया, मैंने कॉलेज नहीं किया, ओपन यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा। समस्या किसके लाइफ में नहीं है? यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के पास आके मैंने सीखा कि किसी के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, किसी के लाइफ में मेंटल प्रॉब्लम्स है, किसी के लाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। हम यूनिक नहीं है, हम अकेले प्रॉब्लम में नहीं है। तो आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। अपने आप को हमेशा अच्छा एक बूस्ट करते रहना है, खुद को बूस्ट करते रहना है। और जितना आप खुद को बूस्ट करोगे, ये एग्ज़ाम आपको बहुत ईज़ी लगने लगेगी। मिनिमम कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कैपेसिटी। आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाइए, नहा धो के रेडी हो जाइए, नाश्ता-वास्ता करके आप लाइब्रेरी में बैठिए। 2-3 घंटे लगातार पढ़ाई कीजिए, उस टाइम पे मोबाइल को साइड में रख दीजिए। आप फिर चाय-वाय पीजिए, थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए बीच में और हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, हेल्दी रखिए। शाम के टाइम पे आपको एक्सरसाइज़ करनी है, थोड़ा वॉक कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए और आपको पॉडकास्ट आप देख सकते हो अच्छे-अच्छे। ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। मैं कल भी एक बात बोला हूँ एक पॉडकास्ट में कि ये दुनिया क्यों चल रही है पता है? क्योंकि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। और अगर दुनिया खराब लोगों से भरी पड़ी होती ना, बस खराब ही लोग होते, तो ये खत्म हुई होती अभी तक। बट दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं और जब आप अच्छा काम करते हो, आपके साथ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। हफ्ते में कभी समय निकाल के किसी स्लम एरिया में जाके वहाँ पे किसी को पढ़ाइए, किसी वृद्धाश्रम में विज़िट कीजिए, किसी अनाथ आश्रम में जाके विज़िट कीजिए, बहुत अच्छा में लगेगा आपको। इतना अच्छा फ़ील होगा कि आपको एक पर्पस मिलेगा लाइफ़ को। और पर्पसफुली लाइफ़ होती है और पर्पसफुली और जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगी आपकी। उसको एक एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट करो और इसको मीन्स समझना है, एंड नहीं समझना है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको बहुत सारा अच्छा काम करने का ज़रूरत है। बट एग्ज़ाम के द्वारा बहुत अच्छा काम करने का मौका आपको मिलने वाला है।
अगर नहीं भी मिला तो किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। मेरा भाई टीचर है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा टीचर है, लगातार टीचिंग में उसको बेस्ट का अवार्ड मिला हुआ है। मेरे दोस्त हैं अमोल लंके, उन्होंने एग्जाम की तैयारी की थी, बट जब उनका नहीं हो पाया तो वो मनोबल के थ्रू कितने सारे बच्चों के लिए उन्होंने काम किया, दिव्यांग बच्चों के लिए उन्होंने काम किया, उनको वो मेंटरशिप करते हैं। मुझे भी उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में मेरे मेंटरशिप दिया। आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आप करते हो तो ज़रूर हो जाएगा। कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैं एक एडवाइस इतना देना चाहूँगा कि आपको सिलेबस, जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो के बिगिनिंग में, कि आपको सिलेबस अच्छे से अंडरस्टैंड करना है एंड मेंस के साथ ही प्रिपरेशन करना है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने मेंस की ही तैयारी करनी है, प्रीलिम्स के बारे में सोचना ही नहीं है, बस एमसीक्यू सॉल्व करते रहना है और नोट्स खुद के बनाइए। बट खुद के नोट्स बनाने से पहले याद रखना, पहले रीडिंग में कभी आप अच्छे नोट्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना नोट्स कैसे बनाते। तो खुद के नोट्स बनाने से पहले प्लीज किसी टॉपर के नोट्स को डाउनलोड कीजिए। उनके टेलीग्राम चैनल्स है और हर एक टॉपर ने वहाँ पे नोट्स डाले होते हैं। कौन सा टॉपर, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको आपको रेफर करना है खाली। ऑल इंडिया रैंक 1 हो, नहीं तो रैंक 1000 हो, वो टॉपर जिसके नोट्स आपको देखने हैं, वो नोट्स आप एज अ बेंचमार्क यूज कीजिए। ओके, और बेंचमार्क में आपको फिर ऐड करना है अपने पॉइंट्स को और उस हिसाब से आपके नोट्स करने हैं। ओके, तो ज़्यादा नोट्स का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे बुकलेट्स कलेक्ट भी करते नहीं रहना है, मिनिमम रिसोर्स रखना है, अपनी हॉबी को डेवलप करते रहिए। इंटरव्यू की बात रह गई हमारी, पर्सनालिटी टेस्ट। यूपीएससी के इंटरव्यू को एक्चुअली इंटरव्यू नहीं बोलते, उसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। यूपीएससी आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करता है और वो पर्सनालिटी मेंस के बाद नहीं डेवलप होती। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी टेस्ट प्री के टाइम पे ही चेक होती है, मेंस से पहले ही आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है प्रीलिम्स में, क्योंकि वहाँ पे आपको स्ट्रेस होता है, टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट आपका होता है। आप अगर उसको अच्छे से अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने स्ट्रेस को, अपने टाइम को, अपने सोशल रिलेशंस को, अपने फैमिली रिलेशंस को, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप करोगे। आपको कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, आपको लोगों से बातें करनी है, जाके हेल्प करनी है, इससे आपकी एक हॉबी डेवलप हो जाती है, लोगों को हेल्प करने का नेचर आपके अंदर आ जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जब जाते हैं हम, तो उसमें डैफ हमें भरना पड़ता है। डैफ मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको आपका पूरा बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, हॉबीज, अचीवमेंट्स, इसके बारे में लिखना होता है एंड वहाँ पे उसके ऊपर चर्चा की जाती है। तो कोई ना कोई हॉबी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर नहीं भी है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग ब्लैंक भी रखे हुए हैं और सिलेक्ट हुए हैं, वैसे देखा है मैंने। तो हॉबीज आपको डेवलप करनी है एंड बातें करने का, ग्रुप डिस्कशन का एक हैबिट आपको अभी से लगाना है। जैसे हम हमारे मनोबल में चाय पे चर्चा नाम का एक इनिशिएटिव किए है कि टी ब्रेक में सारे बच्चे डिस्पर्स ना होते हुए एक जगह पे बैठते हैं। मुखर्जी नगर में हमारा कैंपस है, वहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पे चर्चा, मतलब अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो सबको एक मौका मिलता है उसके ऊपर बात करने का। तो ये बात करने का जो हैबिट है, वो अगर आपका अभी से डेवलप हो जाएगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। दूसरा एक तरीका ये होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और इंटरव्यू के प्रिपरेशन में, कि कोई भी टॉपिक आपने तैयार किया हुआ है, आपको दोस्त को पकड़ो और उसको बताओ, उसको एक्सप्लेन करो। जब आप कोई भी चीज़ किसी और को एक्सप्लेन करते हो, वो खुद से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें अब आप करोगे, आराम से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ ईज़ी हो जाएगा। साथ-साथ में स्टेट पीसीएस की तैयारी भी आप कर सकते हो। बहुत सारे स्टेट पीसीएस में रिटन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपी पीसीएस है, एमपी है, महाराष्ट्र का भी अभी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न हो चुका है। तो उसको भी आप साथ में किया जा सकता है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। किसी ने अगर बीएड किया हुआ है, तो डीएसएसबी की टीचिंग की एग्ज़ाम्स होती है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय की टीचिंग की एग्ज़ाम होती है, उसको भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस ये बुक मैंने पढ़ा था एंड एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स की जो कंपाइलेशन आती थी, वो मैंने पढ़ी थी। ठीक है? तो उसमें स्ट्रैटेजी एज़ सच ऐसा कुछ नहीं है, मैपिंग एनवायरनमेंट का भी आपको करना है। एनवायरनमेंट में 3 पार्ट जो है, एक है इकोसिस्टम, उसके रिलेटेड कांसेप्ट्स, उसके डेफिनिशंस, उसके एग्जांपल्स। देन कंजर्वेशन एफर्ट्स में आपके नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, उसके बारे में आपको करना है। एंड देन आता है आपका बायोडायवर्सिटी वाला सेक्टर आता है, जिसमें डिफरेंट कन्वेंशंस के बारे में आपको पढ़ना है। देन पोल्यूशन वाला सेक्शन आता है। तो किसी भी सिलेबस को अगर पढ़ना है, तो आपने शायद मेरे कॉन्वर्सेशन में आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि मैंने सिलेबस को सीधे-सीधे पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है।
तो स्ट्रैटेजी सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही है कि उसको आप छोटे-छोटे टुकड़ों में ऐसे ब्रेक कीजिए और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए एज़ अ होल रादर देन एज़ अ होल करना है। तो एक छोटे-छोटे पार्ट में जब आप करोगे, उसको आपको अच्छे से पता चल जाएगा सब कुछ। ओके? सो आई होप मैंने आप सभी के डाउट्स क्लियर किए हैं एंड जितना कोशिश हुआ है मैंने बताने की कोशिश की कि कैसे प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनैलिटी टेस्ट उसमें थोड़ा बहुत मेरा खुद का जर्नी भी मैंने बताने की कोशिश की एंड आपके कुछ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स देख लेते हैं हम लोग कि क्या-क्या डाउट्स हैं बच्चों के। कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे एंड देन सेशन को हम खत्म करेंगे। ठीक है? प्रीलिम्स में 50-50 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। देन पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है ये मैंने बताया। हाउ मेनी रिवीजन शुड बी वन पेजर नोट्स बी मेड। रिवीजन आपको इतना करना है कि देयर इज नो लिमिट। आप जब भी बोर हो रहे हो रिवीजन करने के लिए बैठ जाओ। रिवीजन की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी भी मैंने बताई है। किसी ने कम से कम 10-15 बार एनवायरनमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर कमेंट किया है। तो वो भी मैंने बता दिया है आपको। एक स्टैटिक का एक बुक है, उसको रेफर करके करंट अफेयर से उसको कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के भी मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है? मैं रिवीजन डेली करता था। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई वो मैंने फॉलो की हुई है, इसलिए मैंने बताई। मैं ऐसे ही कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा। डेली 30 मिनट सुबह के मेरे रिवीजन के लिए मैंने रखता था और पन्ने पलट के देखता था मैं सारी चीज़ों को, तो इसकी वजह से सारी चीज़ें याद रहती थी। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आती थी कभी और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते थे। जब नोट्स बन जाते हैं तो रिवीजन और आसान हो जाती है और जब आप बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स पढ़ने में फिर बहुत टाइम लगता है। ओके, सो आई होप आई हैव सॉल्व्ड ऑल योर डाउट्स। और जब भी आपको लगे आपको कुछ भी डाउट हो और आपको मुझसे कनेक्ट करना है, आप मेरे सोशल मीडिया साइट से जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बापू साहब अंडरस्कोर गायकवाड अंडरस्कोर 279, उसमें आप जाके सर्च करके मुझे आप मैसेज कर सकते हो। मैं हो सके जितना आपके क्वेश्चंस को डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक अनदर सेशन भी हम कंडक्ट करेंगे इफ पॉसिबल, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालिसिस करना है उसके लिए। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच एंड thanks UPSC time for giving me this opportunity to connect with such sincere students, energetic students. I have also gained a lot of energy from these students. They are interacting with me with the comments and messages. I'm like very nice experience interacting with all. Thank you very much. ऐसे ही फिर से connect होंगे and we'll definitely do good. All the very best and my best wishes to my all the brothers and sisters. Thank you and Jai Hind.